नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित होम साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का होम साइंस का एग्जाम होने वाला है। कल आप लोग होम साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। बिहार के जिन बच्चों का कल होम साइंस का पेपर है, बिहार के जो बच्चे कल होम साइंस का एग्जाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने होम साइंस से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के होम साइंस वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है, जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जल के शुद्धिकरण का तरीका छानना है, क्लोरीन का उपयोग है, जल शुद्धिकरण यंत्र है, या फिर इनमें से सभी। जल के शुद्धिकरण का तरीका कौन कौन है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर चारों में से कौन होगा, बताएंगे आप लोग। जल के शुद्धिकरण का तरीका छानना भी है, क्लोरीन का उपयोग भी है, और जल शुद्ध करने वाले शुद्धिकरण यंत्र भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 2 नंबर के सवाल में पूछा गया है, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है, आप लोग बताएंगे। गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की, स्वास्थ्य कर्मी की, या फिर इनमें से सभी की। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी की। गांव में समुचित स्वच्छता की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की, और साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 2 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है, खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं। आप लोगों को उस कारक का नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन है रसोई घर की सफाई, भोजन के हस्तांतरण में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, इनमें से सभी। 3 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, 3 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक रसोई घर की सफाई भी है, भोजन के हस्तांतरण में स्वच्छता भी है, और व्यक्तिगत स्वच्छता भी है। तो तीसरा का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है, गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं। गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, या फिर 2 प्रकार के। तो 4 का सही आंसर होगा 3 प्रकार के। गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 5 नंबर सवाल में है, निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। स्टील के बर्तन में, तांबा के बर्तन में, शीशा के बर्तन में, या फिर लोहा के बर्तन में। आप लोग बताएंगे बाबू बर्तन का नाम, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताएंगे कि किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। कौन सा, तांबा। तांबा के बर्तन में जब आप लोग खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रख देते हैं तो वो खाद्य पदार्थ क्या होता है, तांबा में रखे होने के कारण ही, तांबा में रखे जाने के कारण ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर के सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है,
निम्न में से कौन सा एक ISI मार्क उत्पाद है? गैस चूल्हा, जैम, सोना या घी? 6 का राइट ऑप्शन बताएंगे बाबू। निम्न में से कौन सा एक ISI मार्क उत्पाद है? 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर होगा गैस चूल्हा। क्या होगा? गैस चूल्हा। गैस चूल्हा ही बाबू ISI मार्क उत्पाद है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर के सवाल में है, एग मार्क की शुरुआत कब की गई? एग मार्क की शुरुआत कब की गई थी? तो 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1938। सन 1938 ईस्वी में ही एग मार्क की शुरुआत की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 नंबर के सवाल में कहा गया है, दूध की मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आप सभी बताएंगे कि दूध की मिलावट में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा गंधक। दूध की मिलावट में गंधक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। दूध की मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो गंधक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर के सवाल में कहा गया है, FPO का पूर्ण नाम क्या है? FPO का पूर्ण नाम क्या होता है? आप लोग बताएंगे। FPO का पूर्ण जो रूप होता है, पूर्ण जो नाम होता है, वो क्या होता है? वो होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 10 नंबर के सवाल में कहा गया है, खेसारी दाल मिलाई जाती है किस में? बताएंगे आप लोग। खेसारी दाल बाबू मूंग में मिलाई जाती है, मंसूर में मिलाई जाती है, अरहर में मिलाई जाती है, या फिर उड़द के दाल में मिलाई जाती है? खेसारी का दाल किस में मिलाया जा सकता है? आप लोग बताएंगे। तो 10 का यहाँ पर राइट आंसर होगा अरहर के दाल। अरहर के दाल में ही खेसारी का दाल मिलाया जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? बताएंगे। निम्न में से यानी कि इन चारों में से, इन तीनों में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? तो यहाँ पर हमारे पास 11 का राइट आंसर होगा सभी। डाइटेशियन भी, इंटीरियर डिजाइनर भी, ब्यूटिशियन भी। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों ही दोस्तों क्या है? ये तीनों के तीनों ही कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। आइए 12 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, कंपनी का पावनी के वे वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। कौन? लेखा विभाग, वित्त विभाग, व्यवस्थापन विभाग या फिर सरकार? कौन बनाते हैं? आप लोग बताएंगे। कंपनी का पावनी के वे वार्षिक नहीं है, वार्षिक है, वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा कौन बनाते हैं? तो 12 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेखा विभाग। लेखा विभाग ही बनाते हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 13 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय कैसी होती है? निश्चित, अनिश्चित, अनियमित या नियमित? तो 13 का सही आंसर होगा निश्चित। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय निश्चित होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 14 नंबर सवाल में है, विनियोग के साधन क्या है? विनियोग के साधन बाबू बैंक है, डाकघर है, बाजार है या फिर बैंक और डाकघर दोनों हैं? तो सही आंसर 14 का होगा बैंक और डाकघर दोनों ही। विनियोग के साधन कौन कौन है? विनियोग के साधन बैंक और डाकघर, ये दोनों ही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर के सवाल में कहा गया है, भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? 1965 में, 1964 में, 1968 में या फिर 1970 में? भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1964 ईस्वी में। सन 1964 ईस्वी में ही भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। यहाँ पर 16 नंबर के सवाल में कहा गया है,
निम्न में से किस रेशे से ऊनी वस्त्र का निर्माण होता है? पशुओं के बाल से, कीड़े से, पेड़ों से या फिर कपास पौधे से? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कपास के पौधे से। कपास के पौधे से ही बाबू ऊनी वस्त्र का निर्माण होता है। कपास के पौधों के निकलने वाले जो रेशे होते हैं उनसे ही ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता है। तो 16 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कपास पौधे से। ठीक है, कपास पौधे से। 17 नंबर के सवाल में आया है, मानव निर्मित तंतु है, इन चारों में से मानव निर्मित तंतु कौन है? रेशम, ऊन, नायलॉन या फिर लिनन? तो सही आंसर 17 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर दोस्तों नायलॉन। क्या होगा? नायलॉन। नायलॉन ही मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित रेशा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे ही कहा जाता है क्या? तो कृत्रिम रेशा। क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशा। 18 नंबर के सवाल में कहा गया है, कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? कपड़ों का चुनाव करते समय बाबू निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? धोने में सुविधाजनक, रंग का पकापन, सोखने की क्षमता या फिर ये तीनों ही? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ये तीनों ही। कपड़ों को चुनाव करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए धोने में सुविधाजनक। ठीक है, यानी कि वो कपड़ा धोने में सुविधाजनक है या फिर नहीं है। जो कपड़ा का रंग है वो पक्कापन है कि नहीं, मतलब कपड़ा का जो रंग है वो ओरिजिनल है या नहीं, छूटेगा तो नहीं, यानी कि कपड़ा का जो रंग है वो धोने पर छूटेगा तो नहीं, ये देखना चाहिए। तीसरा है सोखने की क्षमता, इसमें सोखने की क्षमता है कि नहीं। अगर पानी गिर जाए या कुछ और द्रव्य पदार्थ गिर जाए तो क्या यह उसे सुखा सकता है, उसे सोख सकता है, ये क्षमता उसमें है कि नहीं, ये तीनों देखना चाहिए कपड़ों का चुनाव करते समय। तो सही आंसर यहाँ पर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर के सवाल में आया है, वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाला बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताएंगे? वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्या? तो उसे कहा जाता है बाबू प्लेकेट। क्या कहा जाता है? प्लेकेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेकेट। 20 नंबर के सवाल में है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई में फ्रेंच चॉक का उपयोग किया जाता है, मैदा का उपयोग किया जाता है या फिर टेलकम पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो 20 का सही आंसर होगा दोस्तों इसमें से किसी का भी नहीं, यानी कि राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। शुष्क धुलाई में दोस्तों किसी का भी उपयोग नहीं किया जाता है, ना ही फ्रेंच चॉक का, ना ही मैदा का और ना ही टेलकम पाउडर का। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर के सवाल में कहा गया है, सूती वस्त्र को निम्न में से किस पानी में धोना चाहिए? सूती वस्त्र को इन चारों में से किन पानी में, यानी किस पानी में धोना चाहिए? ठंडा पानी में, गर्म पानी में, गुनगुना पानी में या फिर इनमें से सभी? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ठंडा पानी में। जो वस्त्र सूती होते हैं उन्हें हमेशा और हमेशा ठंडा पानी में ही धोना चाहिए। जो वस्त्र ऊनी होते हैं उन्हें हमेशा और हमेशा गुनगुना पानी में धोना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी में किसी भी वस्त्र को नहीं धोना चाहिए। जो वस्त्र बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें गंदगी रहता है, बिल्कुल भी उसमें दोस्तों जैसे कि मानकर चलते हैं जो ऐसे वस्त्र हैं जिस पर दोस्तों बहुत सारे दाग धब्बे लगे होते हैं, तब जाकर आप लोग ऐसे वस्त्रों को गर्म पानी में डुबो सकते हैं, गर्म पानी में आप उन्हें धो सकते हैं। लेकिन जो वस्त्र सूती होते हैं उन्हें आप बिल्कुल भी गर्म या गुनगुना पानी में धो नहीं सकते। किस पानी में? तो ठंडे पानी में। तो सही आंसर 21 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर सवाल में है, इनमें से कौन सा नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? इन चारों में से कौन सा नवजात शिशु के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? आगे से खुलना, पीछे से खुलना, ऊपर से खुलना या नीचे से खुलना? तो 22 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आगे से खुलना। कहाँ से खुलना? आगे से खुलना। जो बच्चे नवजात होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनको वस्त्र कहाँ से खोला जाता है? उनका जो वस्त्र होता है उन्हें खोला जाता है आगे से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 23 नंबर सवाल में है, कीमती जो वस्त्र होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? ड्राई क्लीन कराना चाहिए,
साबुन से धोना चाहिए, डिटर्जेंट से धोना चाहिए या स्टार्च लगाना चाहिए। 23 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ड्राई क्लीन कराना चाहिए। जो वस्त्र कीमती होते हैं, जो काफ़ी महंगे वस्त्र होते हैं, उन्हें क्या कराना चाहिए, उन्हें कराना चाहिए ड्राई क्लीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 24 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से, यहाँ पर है बाबू क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। आप लोग बताएंगे फर्श का, बर्तन का, स्लैब का या फिर खिड़की और दरवाजे का। इन चारों में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। तो 24 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा खिड़की और दरवाजे का। ये आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। खिड़की और दरवाजे की सफाई प्रतिदिन करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें फर्श, बर्तन या स्लैब का, तो इन तीनों की सफाई प्रतिदिन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर प्रतिदिन नहीं कीजिएगा तो इन पर क्या होगी, इन पर गंदगी बैठ जाएगी। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर के सवाल में है निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। इन चारों में से कौन सी शाखा गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बाबू डायटेटिक्स है। कौन सी शाखा, डायटेटिक्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 26 नंबर सवाल में कहा गया है इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर मासिक आय योजना या फिर किसान विकास पत्र। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डाकघर मासिक आय योजना। कौन, डाकघर मासिक आय योजना ही एक बार का निवेश नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, यहाँ पर कट चुका है, मैं निकाल रहा हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ बाबू, बस एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। खुल रहा है, ठीक है, खुल गया। चलिए आइए बढ़ते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। मकान, शादी, शिक्षा, सामानों की खरीद। किसके लिए बैंक बिल्कुल भी आपको ऋण नहीं दे सकता, यानी कि लोन नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे सही ऑप्शन। तो 27 का यहाँ पर सही ऑप्शन होगा शादी। शादी के लिए बिल्कुल भी जो बैंक है वो आपको ऋण नहीं दे सकता है, यानी कि लोन नहीं दे सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम बात करें मकान के लिए, शिक्षा के लिए, सामानों की खरीदी के लिए, तो इसके लिए बैंक आपको लोन दे सकता है, लेकिन बिल्कुल भी शादी के लिए लोन नहीं दे सकता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर सवाल में है यहाँ पर धन तथा संपत्ति को माना जाता है। धन तथा संपत्ति को क्या माना जाता है। मानवीय साधन, भौतिक साधन, आवश्यक उपकरण या फिर हानिकारक साधन। तो 28 का यहाँ पर सही आंसर होगा आवश्यक उपकरण। धन तथा संपत्ति को माना जाता है क्या, तो आवश्यक उपकरण। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर सवाल में पूछा गया है इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। इन चारों में से कौन बाबू खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। धूप में सुखाना, हिमीकरण, चीनी नमक का उपयोग या फिर पाश्चुरीकरण। कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो 29 का सही आंसर होगा पाश्चुरीकरण, ठीक है। कौन सा, तो यहाँ पर होगा पाश्चुरीकरण। यही खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 30 नंबर सवाल है निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं विवाह, मृत्यु, जन्म या पार्टी। आप लोग बताएंगे कि इन चारों में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। तो 30 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जन्म। जन्म के समय, जन्म के अवसर पर विशिष्ट परिधान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 31 नंबर सवाल में है बैगनी रंग है। बैगनी रंग बाबू प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। आप लोग बताएंगे बैगनी रंग कौन सा है, बताएंगे आप लोग। 31 का राइट आंसर होगा द्वितीयक। बैगनी रंग एक प्रकार का द्वितीयक रंग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर के सवाल में पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है।
प्राकृतिक रेशा कौन है जी? अर्थशास्त्री, पॉलिस्टर, नॉयलन या विस्कॉस है। यहाँ पर प्राकृतिक रेशा बोला है। प्राकृतिक रेशा यहाँ पर 32 का हो जाएगा सही ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री। ठीक है, अर्थशास्त्री ही एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो गड़बड़ाया है। यहाँ पर जो बाबू आप लोग पॉलिस्टर, नायलॉन, विस्कॉस देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों कृत्रिम रेशा है, बिल्कुल भी प्राकृतिक रेशा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए में रेशा का नाम बिल्कुल भी नहीं आया है। रेशा का नाम मैंने डालना भूल चुका है। देखिए जो रेशे प्राकृतिक वाले होते हैं, जैसे रेशम का, ठीक है, रेशम के कीड़े से निकलने वाला जो रेशा होता है उसको कहा जाता है प्राकृतिक रेशा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का तीनों के तीनों क्या हो गया, ये जो आप रेशे देख रहे हैं पॉलिस्टर, नायलॉन या विस्कोस वाला, ये तीनों के तीनों रेशे हो जाएंगे मानव निर्मित। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन सही कौन होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्री बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। अर्थशास्त्री कोई बिल्कुल भी दोस्तों अर्थशास्त्री वाला जो दोस्तों आप शब्द देख रहे हैं, यह बिल्कुल भी एक रेशा नहीं होता, बल्कि अर्थशास्त्र को जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते हैं उन्हें ही अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्री बिल्कुल भी किसी रेशे का नाम नहीं है। ठीक है, 33 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? जो वानस्पतिक दाग धब्बे होते हैं उन्हें किस माध्यम के द्वारा हटाया जाता है? बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, बासिंग सोडा के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा? 33 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 33 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 33 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी के द्वारा। वानस्पतिक दाग धब्बे को बोरेक्स, अमोनिया, बासिंग सोडा इन तीनों के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर सवाल में पूछा गया है वह रेशा जो मजबूत होता है वे रस्सियाँ बनाने में काम आता है, उस रेशे को क्या कहेंगे? उस रेशे का नाम क्या है आप लोग बताएंगे। तो 34 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, सूती रेशा। वह रेशा जो मजबूत होता है वे रस्सियाँ बनाने में काम आता है। सूती थोड़ी नहीं होगा, रेयॉन होगा, रेयॉन। यहाँ पर रेयॉन होगा बाबू, रेयॉन। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन रेशा होगा। रेयॉन रेशा ही बाबू क्या होता है कि मजबूत होता है और रस्सियाँ बनाने में काम में आता है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 35 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है? आड़ी रेखा वाला, वक्र रेखा वाला, तिरछी रेखा वाला या फिर लंबी रेखा वाला? आप लोग बताएंगे। 35 का यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? 35 का सही आंसर होगा लंबी रेखा वाला। ठीक है, भारी वक्ष वाली महिलाओं को लंबी रेखा वाला वस्त्र पहनना ही उचित होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 नंबर सवाल में यहाँ पर बोला गया है सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? जो सजावटी चित्र होते हैं उन्हें ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए, बेडरूम में लगाना चाहिए, रसोई घर में लगाना चाहिए या फिर बाथरूम में लगाना चाहिए? तो सही आंसर यहाँ पर होगा ड्राइंग रूम। क्या होगा? ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में ही सजावटी चित्र को लगाना चाहिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 37 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है दोस्तों? प्रतिमाह, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक? तो सही आंसर 37 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिमाही के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान तिमाही तरीके से किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 38 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए 38 नंबर के सवाल में कहा गया है पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है? पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक इन चारों में से कौन सा रंग होता है? तो 38 का सही आंसर यहाँ पर होगा उजला, यानी कि सफ़ेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर के सवाल में कहा गया है रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? रक्त का धब्बा प्राणिज वर्ग में आता है, वनस्पति वर्ग में आता है,
चिकनाई के वर्ग में आता है या फिर खनिज के वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है आप लोग बताएंगे। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आते हैं? तो 39 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्राणिज धब्बा। क्या होगा? प्राणिज धब्बा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 40 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? जब आप लोग घर में कपड़ा धोइएगा तो कपड़ा घर में धोने से किसकी बचत होती है आप लोग बताएंगे। समय का, धन का, साबुन का या फिर इनमें से सभी का? तो सही आंसर 40 का यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी का। घर में कपड़े धोने से समय, धन, साबुन इन तीनों की ही बचत होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 41 नंबर के सवाल में है गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो यहाँ पर होगा थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि ही दोस्तों गले में पाई जाती है। तो 41 का सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि ही गले में पाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर सवाल है 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 5 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी या फिर 9 कैलोरी? तो 42 का राइट आंसर यहाँ पर होगा बाबू 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में टोटल 9 कैलोरी जो होती है वो मात्रा होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 43 नंबर सवाल है बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? पूरक आहार, बच्चे को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? 43 का सही आंसर होगा 6 माह। 6 माह में। ठीक है, बच्चों को पूरक आहार कम से कम 6 माह के बाद देना चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? इन चारों में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर 44 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना ये तीनों ही आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 45 नंबर के सवाल में है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति इन चारों में से कौन है बाबू? रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की या फिर इनमें से सभी की? तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी की। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की। तो सही आंसर यहाँ पर तीनों ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 45 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 46 नंबर सवाल है इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष रूप से देखभाल नहीं है? स्तन का, व्यक्तिगत स्वच्छता का, विश्राम एवं निद्रा का या फिर उत्तम पोषण आहार का? तो सही आंसर यहाँ पर 46 का हमारे पास हो जाएगा बाबू विश्राम एवं निद्रा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 47 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? पोषण, धन, अंतःस्राव ग्रंथियां, रोग एवं चोट। आप लोग बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? तो 47 का सही आंसर यहाँ पर होगा धन। धन बिल्कुल भी विकास को प्रभावित नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना या फिर पकड़ना? आप लोग सही ऑप्शन बताएंगे बाबू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो 48 का यहाँ पर सही आंसर होगा बोलना। बोलना बिल्कुल भी एक प्रकार का क्रियात्मक विकास नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 नंबर सवाल में है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा थायरॉक्सिन। क्या होगा? थायरॉक्सिन। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर सवाल में आते हैं। कहा गया है रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है?
रोग निरोधी क्षमता कुल कितने प्रकार की होती है? तो 50 का सही आंसर होगा 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन है? आप लोगों को उस रोग का नाम बताना है। तो यहाँ पर 51 का हमारे पास राइट आंसर होगा मधुमेह। मधुमेह आज के इस डेट में आम रोग हो चुका है, यानी कि डायबिटीज आज के डेट में आम रोग हो चुका है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, क्या? तो मधुमेह। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 52 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बाबू आप लोगों से, आप लोग देख लीजिए 52 सवाल में है जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? वनरोपण, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाना या फिर तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। सही आंसर 52 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वनरोपण एवं कागज कारखाना। वनरोपण नहीं होगा, तेल रिफाइनरी होगा। तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना ये दोनों ही दोस्तों क्या होंगे? ये दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को सेलेक्ट करिएगा और इसे ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं आगे। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है? सी नहीं होगा जी, सी तो बोलबे ना किए ना। यहाँ पर देखिए दोनों होगा ना, बी या सी दोनों होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल में है डीटीपी का पहला टीका कब लगाया जाता है? डीटीपी का पहला टीका कब लगाया जाता है बोलेंगे आप सभी। डीटीपी का पहला टीका 2 मास पर, 3 मास पर, 4 मास पर, 1 मास पर। मास का मतलब महीना होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर 53 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 1 मास पर। डीटीपी का पहला टीका 1 महीने पर लगाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग से तात्पर्य है, संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है बताएंगे। संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास होगा क्या? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, यानी कि फैलना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलना ही संक्रामक रोग कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 55 नंबर के सवाल में आते हैं बाबू। इसमें पूछा गया है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान किसके लिए लाभदायक है? बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए या फिर इन सभी के लिए? 55 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, इन सभी के लिए। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 56 नंबर सवाल में है स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? नहाने के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, दांतों की सफाई के लिए या फिर दांतों की सफाई के साथ हाथों की सफाई के लिए? तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कपड़ों की धुलाई के लिए। स्वच्छता के कपड़ों की धुलाई के लिए ही जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 57 नंबर सवाल में पूछा गया है भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? तो 57 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 57 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 57 का। 58 नंबर सवाल है सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है अंधों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए या फिर विकलांग बच्चों के लिए या फिर गूंगे और बहरे बच्चों के लिए? तो 58 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या बाबू? तो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। गूंगे और बहरे बच्चों के लिए ही सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 59 नंबर सवाल में कहा गया है दुखद संवेद का उदाहरण है। दुखद संवेग का उदाहरण इन चारों में से कौन है? हर्ष है, स्नेह है, क्रोध है या फिर जिज्ञासा है? 59 का राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। दुखद संवेद का उदाहरण क्रोध है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से यहाँ पर कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्ची को विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? कृत्रिम या लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता इन चारों में से कौन सी है? यहाँ
पर 60 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 60 का सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं, या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही सही है। ये तीनों ही विशेष आवश्यकता जो है वो दोस्तों है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखना, ठीक है। कृत्रिम या लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता के लिए प्राकृतिक, शारीरिक और शैक्षणिक ये तीनों ही आवश्यकताएं होनी चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर के सवाल में कहा गया है बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता जन्म से पहले हो सकती है। 61 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? जन्म के समय नहीं जी, जन्म के बाद ना, यानी कि जन्म के समय से। जन्म के समय से होगा, जन्म के समय से, जन्म के समय से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के समय से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम लोग राइट कर लेंगे। 62 नंबर के सवाल में कहा गया है सुखद संवेद का उदाहरण है। सुखद संवेद का उदाहरण इन चारों में से कौन है? क्रोध है, स्नेह है, भय है, या फिर ईर्ष्या है? तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? स्नेह। सुखद संवेग का उदाहरण स्नेह है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 63 नंबर के सवाल में कहा गया है ICDS की स्थापना किस ईस्वी में हुई? 1975 में, 1979 में, 1960 में, या फिर 1990 में? 63 का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ICDS की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए इस सवाल में कहा गया है आप लोगों से दोस्तों किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? आप लोगों को उस विटामिन का नाम बताना है। तो 64 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास क्या होगा? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ही बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास होगा डी। यहाँ पर 65 नंबर के सवाल में कहा गया है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप तो क्या होता है बताएंगे? तो 65 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप बाबू क्या होता है? तो ग्लूकोज। सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर के सवाल में आते हैं। 66 नंबर के देखिए 66 नंबर सवाल है आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है बताएंगे? ईंधन में, समय में, ऊर्जा में, या फिर इनमें से सभी में? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 66 का बिल्कुल राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 67 नंबर के सवाल में आते हैं। 67 नंबर के सवाल में देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती है? अशुद्ध पानी पीने से हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? आप लोग उस बीमारी का नाम बताएंगे। हैजा होगा, अतिसार होगा, डायरिया होगा, या फिर इनमें से सभी होगा? तो 67 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू? 67 का सही आंसर होगा यहाँ पर इनमें से सभी। यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अशुद्ध पानी के सेवन से हैजा, अतिसार और डायरिया ये तीनों ही हो सकता है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं आगे। यहाँ पर 68 नंबर के सवाल में है जल का निष्कासन किसके द्वारा नहीं होता? जल का निष्कासन किसके द्वारा नहीं होता? तो 68 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेट से। पेट से बिल्कुल भी जल का निष्कासन नहीं होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर अगला सवाल है दोस्तों जल का निष्कासन के बाद अगला सवाल आप देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिघलाकर बचाया जा सकता है। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगियों को पिलाकर, एक सेकेंड बाबू गलती से हमने पिघलाकर बोला गया, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर गलती से थोड़ा सा बोला गया है, आप लोग समझिएगा, ठीक है। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। क्या पिलाकर बचाया जा सकता है बताएंगे? क्या पिला दे रोगी को कि रोगी बच जाए? तो 69 का सही आंसर होगा ORS, ठीक है। निर्जलीकरण के कारण ORS यदि मरने वाले रोगी को पिला दिया जाए तो रोगी क्या हो सकता है? बच सकता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं लास्ट सवाल पर। इसमें कहा गया है ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के जो कारण है वो उच्च रक्तचाप भी है, बहरापन भी है और निद्रा में बाधा भी है। ये तीनों ही बीमारियां ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने होम साइंस से
संबंधित टोटल 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बता दिया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग अपने एग्जाम सेंटर में प्रवेश कीजिएगा। आप लोगों के होम साइंस एग्जाम के लिए मेरे तरफ से खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में और जो भी आपके आसपास के ऐसे बच्चे होंगे जो कि 2025 में इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग उन तक भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।